हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो पे। मैं विनीत सिंह आप लोगों का विनीत मैथ पे स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, यूपी टेट सुपर टेट की जो हमारी मैथ की श्रृंखला है उसे आज स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले तीन क्लासेस में हमने आपको क्या क्या पढ़ाया। तो हमने पिछले तीन क्लासेस में आपको पढ़ाया विभाज्यता का नियम। यहाँ पर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यूपी टेट सुपर टेट से। कोई आपको नंबर दे दिया जाएगा, जैसे नंबर दे दिया जाएगा आपको 605 एक्स है, और इसमें एक्स की वैल्यू पूछेगा कि एक्स की वो कौन सी वैल्यू है जो ये 5 से विभाजित हो जाएगी। तो उसका नियम हमने आपको बता दिया है। और दूसरा टाइप क्वेश्चन बताया है हमने आपको घातांकी भाग को प्रश्न। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि 25 के घात 17 प्लस 11 के घात 17, इनमें से इनका एक गुणनखंड क्या होगा, या ये संख्या किससे विभक्त है। ठीक है। और तीसरा टाइप हमने पढ़ा था योग से संबंधित प्रश्न, जिसमें आपको बताया गया था कि प्राकृतिक संख्याओं के योग पे प्रश्न, प्राकृतिक संख्या के वर्गों पे प्रश्न, और प्राकृतिक संख्या के घनों पे वर्ग। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि 13 प्लस 15 प्लस 17 इसका 129, इसका योग कितना होगा। तो इन सब के बारे में हमने पूरी डिटेल में चर्चा की है पिछली तीन क्लासेस में। और जो कल की क्लास थी उसमें हमने आपको बताया था यूनिट डिजिट निकालना, किसी संख्या का यूनिट डिजिट। जैसे कि मान लीजिए कि 25 के पावर 625 है, अब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। जैसे 2 का पावर 2 है तो 2 का पावर 2 4 हो जाएगा, 2 का पावर 5 है तो 2 का पावर 5 क्या हो जाएगा 32। अब 32 में यूनिट डिजिट क्या है 2 है। लेकिन जब कोई बड़ी नंबर होती है जैसे 625 के पावर में 815, अब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इसका यूनिट डिजिट कुछ ट्रिक होते हैं, कुछ मेथड होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। हमने पिछली नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास में सारा क्लियर किया है। लेकिन पिछली क्लास में हमने एक कॉन्सेप्ट और क्लियर किया था आप लोगों का कि गुणनखंड, गुणनखंड में कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, और कुल गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना, और कुल भाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है। तो ये दो तो हम आपको आज की वीडियो में पढ़ाएंगे, लेकिन कल हमने आपको पढ़ाया था यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट और कुल गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना। तो कुछ लोगों का मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज आया और कमेंट बॉक्स में मैसेज आया कि सर वो हमें कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो अगर आप इस वीडियो पहली बार आए हैं तो आपको ये समझ नहीं आएगा, तो आप 10 से 15 मिनट इसे आप स्किप कर दीजिए। तो आप जब हम पढ़ाएंगे आपको कुल गुणनखंडों की संख्या का योगफल ज्ञात करना, तो वहां से आपको क्लियर समझ में आएगा। या तो पिछली वीडियो देख लीजिए, वहां पे आपको आइडिया लग जाएगा, यहाँ पे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए तो गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब हमने कल आपको एक सवाल लिया था, ठीक है, 120। अब 120 में आपका कुल गुणनखंडों की संख्या इसमें पूछा था। ठीक। तो सबसे पहले गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने के लिए इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो जब हम 120 का गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा। जब 120 का गुणनखंड करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, और 5 होगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है। तो आप जब घातांकी प्रश्न पे सवाल किए होंगे या अपने बेसिक्स नॉलेज के अनुसार, तो यहाँ पे देखिए आपका 2 का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ 3 के पावर 1 हो जाएगा, और 5 के पावर में 1 हो जाएगा। इतना होगा कि नहीं होगा। अब कुल गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने के लिए आपका फार्मूला होता है p+1 q+1 r+1। ठीक है। गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने के होता है p q+1 r+1। विषम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या होता है q+1 r+1। इसे याद क्या कैसे करते हैं, देखिए p q r कुछ नहीं है, ये a के पावर p है, गुणित b की पावर q है, गुणित c की पावर r है। हमने वहां पर आपको एक चीज और बताया था कि a क्या होगा, a हमेशा सम संख्या होगी, b और c क्या होगी, विषम संख्या होगी। अब तो आप बोलेंगे कि सर मान लीजिए अगर 14 आ गया, तो अब 14 तो सम संख्या है, तो यहाँ पर 14 लेंगे नहीं, आपको वो सम संख्या लेनी है जो अभाज्य सम संख्या हो। जैसे अब जब हम गुणनखंड कर रहे हैं तो इसका गुणनखंड ही तो करेंगे, किसी संख्या अब डायरेक्ट 14 से तो काटेंगे नहीं, पहले 2 से काटेंगे फिर 7 से काटेंगे। तो 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक जगह पे, 7 क्या हो जाएगा बी के स्थान पे या सी के स्थान पे, यहाँ पर डी भी हो सकता है, यहाँ पर डी भी हो सकता है। ठीक है। जितनी अभाज्य संख्या होगी उतनी वेरिएबल बढ़ते जाएंगे। इसका याद करने का तरीका कैसे है, जब कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे तो जो पावर होता है, पी क्यू और आर, यही मैटर करते हैं आपका कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो जब कुल गुणनखंड की संख्या ज्ञात करेंगे तो p में 1 ऐड करेंगे, q में 1 ऐड करेंगे, r में 1 ऐड करके आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। लेकिन जब सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे तो जो भी सम गुणनखंड की संख्या में पावर होगा, एक पावर a सम संख्या है, एक पावर p है, तो सम वाले में सम में ऐड नहीं करेंगे। ठीक है। सम वाले में सम में ऐड नहीं करेंगे। अब विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए विषम वाले में सम को बिल्कुल छोड़ देंगे। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि फार्मूला याद हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है। कुल गुणनखंडों की संख्या में सारे में ऐड करेंगे, सम वाले में सम में नहीं ऐड करेंगे, विषम वाले में सम को छोड़ देंगे। ठीक है।
अब इसी का हम कॉन्सेप्ट इसको सवाल करते हैं। ठीक है, क्या था आपका 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई भी 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई भी 5 की पावर 1। अब कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकलेंगे, p+1 q+1 r+1, यानी 3+1 1+1 1+1। जब इसको आप जोड़ के मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 16। ठीक है, ये आपका पहला है, क्या है, कुल गुणनखंडों की संख्या। अब दूसरा क्या है, सम गुणनखंडों की संख्या। सम में सम वाले में ऐड नहीं करेंगे, और सम का पावर क्या है 3। ठीक है, और सम में ऐड करेंगे, और सब में जब ऐड करेंगे तो राइट आंसर आपका क्या आने वाला है, ये 12, जब इनको ऐड करेंगे। अब तीसरा क्या है आपका, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। विषम वाले में क्या होता है, सम वाले को छोड़ ही देते हैं, तो सम वाले को छोड़ दिए तो 1+1। ठीक है, 1+1 क्या हो जाएगा 4। ये तीनों आंसर आ गया। कुल गुणनखंडों की संख्या 16, सम गुणनखंडों की संख्या 12 और विषम गुणनखंडों की संख्या 4। ये यहाँ तक आपका हमने कल पढ़ाया था। अब आज हम आपको नया कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, कुल गुणनखंडों की संख्या का योगफल ज्ञात करना। ठीक है, अब कुछ नहीं होता, इसी क्वेश्चन को हम ले लेते हैं कि 120 में आपको कुल गुणनखंडों की संख्या का योगफल ज्ञात करना। यहाँ पे देखिए 120 में कुल गुणनखंडों की संख्या का योगफल, सम गुणनखंडों की संख्या का योगफल, विषम गुणनखंडों की संख्या का योगफल। तो इसका पावर क्या होता था, देखिए 120 का गुणनखंड क्या होता था, 2 के पावर 3 गुणित 3 के पावर 1 गुणित 5 के पावर 1। ठीक है, यही होता था ना। अब इसमें जब आप सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करते थे तो a के पावर p प्लस बी मल्टीप्लाई बाई b की पावर q मल्टीप्लाई बाई c की पावर r, वहां पर पावर मैटर करता था, p q r मैटर करता था गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने में। लेकिन जब गुणनखंडों की संख्या का योगफल ज्ञात करेंगे आप, तो क्या मैटर करेगा, आपका a b c मैटर करेगा। ठीक है, अब फार्मूला कैसे याद करेंगे, देखिए अब 2 के पावर 3 है ये। ठीक है, तो पहला क्या है आपका सम गुणनखंडों कुल गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, ये आपका फैक्टर है। अब जब आप कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे तो पावर को एक्सप्रेस करेंगे कहाँ से, 0 से, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। b को 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। ठीक है, अब वैसे ही आप इससे करेंगे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 कुल गुणनखंडों की संख्या में। लेकिन जब आप सम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे सम वाला, तो सम वाले में 0 से एक्सप्रेस नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे 0 से एक्सप्रेस नहीं करेंगे, डायरेक्ट 1 से एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, और उसमें क्या था, गुणनखंडों की संख्या में 0 सम वाले में 1 ऐड नहीं करते थे। अब विषम गुणनखंडों की संख्या जब ज्ञात करेंगे तो सम वाला बिल्कुल ही छोड़ देंगे, सम वाला बिल्कुल ही छोड़ेंगे, सिर्फ विषम वाला लेंगे और स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 0 से। याद हुआ, एक बार रिवीजन कीजिए। कुल गुणनखंडों की संख्या में पावर को हम एक्सप्रेस करेंगे 0 से। ठीक है, सब में, जैसे कि पहला क्वेश्चन लीजिए, ये क्या है आपका 2 के पावर 3, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1। अब इसे हम एक्सप्रेस में करेंगे तो 2 के पावर 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 के पावर n, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3। अब ये एक्सप्रेस हो गया, अब फिर मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, ये एक्सप्रेस हो गया, अब फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, ये एक्सप्रेस हो गई। जब इसको आप ओपन करेंगे, तो इसका राइट आंसर कितना आने वाला है, 360। कैसे, ये 2 पावर 0 1 हो जाएगा, 2 पावर 1 2 हो जाएगा, 2 पावर 2 4 हो जाएगा, 2 पावर 3 8 हो जाएगा। अब इन सबकी मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, आपका 360 आंसर आएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या है आपका सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम गुणनखंडों की संख्या हमने क्या बताया था, आपकी जो सम वाला रहेगा उसे 0 से एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तो उसे कहाँ से एक्सप्रेस करेंगे, 2 की पावर 1 से एक्सप्रेस करेंगे। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और आगे का सेम रहेगा, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, फिर 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 336। ठीक है, अब तीसरा विषम गुणनखंडों की संख्या का योगफल। अब इसे जब सॉल्व करेंगे आप तो सम वाला छोड़ेंगे, विषम वाले में सम को बिल्कुल ही छोड़ देना है। अब गुणनखंडों की जब संख्या ज्ञात करते थे आप, तो यहाँ पे क्या करते थे, सम का जो पावर होती थी उसे छोड़ देते थे। ठीक है, अब यहाँ पे सम के पावर को एक्सप्रेस ही नहीं करना है, सिर्फ विषम वाले को करना है। तो 3 के पावर 0, 3 के पावर 1। ठीक है, 5 के पावर 0, 5 के पावर 1। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, 24। ठीक है, अब इतना समझ आया कि नहीं आया, आप अपने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए, सॉल्व कीजिए। नहीं आ रहा है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं आ रहा है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, हम कन्फ्यूजन दूर करेंगे। ठीक है, और भी अगली वीडियो में हम
जब एक पूरा सीरीज आएगा इसका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन का, तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका और भी क्लियर होने वाला है। ठीक है, अब अगला कॉन्सेप्ट आता है आपका, देखिए दो चीज हो गई, गुणनखंडों की संख्या निकालना हमने आपको यहाँ बता दिया, गुणनखंडों की संख्या का योगफल निकालना हमने आपको इस स्लाइड पे बता दिया। अब तीसरा क्या आता है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। इसके पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालते कैसे हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या है 10। अब 10 अभाज्य गुणनखंड नहीं है, 10 अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अभाज्य कैसे कहते हैं, जो किसी भी संख्या से विभक्त ना हो। 10 2 और 5 से विभक्त है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 और 5। ये 2 और 5 से विभक्त हो गई, तो अब ये 2 किसी से भी विभक्त नहीं है, 5 किसी से भी विभक्त नहीं है। तो ठीक, तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए। अब आ गया इतना, तो अब यहाँ पे आप इनकी जो पावर की पावर को आप ऐड कर देंगे, 1 + 1 बराबर 2। नहीं समझ में आया, तभी अगले वाले क्वेश्चन कर रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। जैसे आप इतना याद कीजिए कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या जब आपको निकालने के पूछे, तो जो भी आपको नंबर दे उसको आप अभाज्य संख्या में तोड़े, जैसे 0, जैसे 2, 5, 7, जो अभाज्य हो, जो किसी से भी ना कटे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये 1000 है। ठीक है, अब 1000 में सॉरी ये 1080 है। ठीक है, 1080। अब इसमें आपको बोला है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो अब इसको पहले से तोड़िए। तो कैसे, 2 से कटेगा, पहले 2 से कटेगा कितना आएगा, 540। फिर 2 से कटेगा कितना आएगा, 270। अब फिर से 2 से कटेगा कितना आएगा आपका, बताइए, 135। ठीक है, फिर अब किससे कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो कितना आएगा, 3 से रूल है आपको पता नहीं, जब कोई संख्या आपस में ऐड हो जाए, जैसे 135, अब ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसका कॉन्सेप्ट है 1 जोड़िए, 3 जोड़िए, 5 जोड़िए, 5 3 8 1 9। अब 9 अगर 3 से कट जाएगा तो 135 भी 3 से कट जाएगा। इसमें आप में से बहुत बंदे होंगे इसे डायरेक्ट 5 से काटेंगे, तो आपसे 5 से नहीं काटना है। अब 5 4 9 यानी 3 से कट जाएगा, तो 15 3 45। अब भी ये 3 से कटेगा, तो 3 5 15। अब ये 5 से कट जाएगा, तो 5 1 5, ये कट गया। अब इसका क्या आ गया, 1080 का क्या आ गया आप लोगों का, 2 × 2 × 2। ठीक, मल्टीप्लाई बाई 3 × 3 × 3 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक, क्या आ जाएगा, 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 के पावर 1। इतना समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, अब 2 भी किसी से नहीं कटेगा, 3 भी किसी से नहीं कटेगा, और 5 भी किसी से नहीं कटने वाला है। ठीक है, अब ये तीनों अभाज्य संख्या है। अब जब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपको निकालना होता है, तो इनकी जो पावर होती है, क्या होता है, इनकी जो पावर होती है उन पावर को आपको ऐड करना होता है। तो 3 3 6 1 7, राइट आंसर आपको क्या जाएगा, 7। यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या आ गई आपकी, 7 आ गई। और भी कॉन्सेप्ट बनते हैं इसके, और भी टाइप क्वेश्चन बनते हैं। एक टाइप तो ये बन गया कि नॉर्मल आपको संख्या दे दी जाए, और दूसरा टाइप बनता है, देखिए ये कि 12 के पावर 2, 15 के पावर 3, 35 के पावर 1 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए 12, पहले 12 का इसको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में तोड़ें, तो क्या हो जाएगा, जब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में तोड़ेंगे इसे, तो क्या हो जाएगा, जब 12 को हम कट करने वाले हैं किससे, 2 से, फिर 2 दूना 4, फिर 4 3 12। ये कहाँ से आया, ये देखिए, 12 को 2 6 के 12, 2 3 6, 3 1 3। अब ऐसे से बताएंगे या ऐसे से आप करेंगे क्वेश्चन, तब तो भैया बेड़ा पार हो गया। यूपी टेट सी टेट में इतना तो टाइम नहीं मिलेगा आपको मैथ में कि इतना आप टाइम लें। ठीक है, तो थोड़ा सा क्विक मैथ कीजिए। ठीक है, अब 15 किससे कटेगा, 3 और 5 से, 3 और 5 से कटेगा, कितना आ जाएगा पावर में, 3 आ जाएगा क्योंकि पावर में है। अब 35 किससे कटेगा, 5 और 7 से, ये 1 आ जाएगा। अब देखिए, अब जो ये अलग अलग वैल्यू हैं उन्हें आप एक साथ रखिए, तो आपको पता होगा कि गुना में पावर जुड़ता है और भागा में पावर घटता है। ठीक है, तो अब इसका पावर मतलब अगर 2 की पावर 2 × 2 का पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या होता है कि 2 के पावर भी 3 है और 2 के पावर भी 3 है। इसका मतलब ये होता है, अब इन सबके पावर में 2 है, तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, 3 के पावर 2। ठीक है, 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर में 3 इंटू 5 के पावर में 1, 7 के पावर में 1। इतना समझ में आया कि नहीं आया, हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। अब जो भी पावर अलग अलग है, देखिए
2 की पावर यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो गुना में पावर जुड़ता है, तो ये दोनों 2 2 क्या जाएगा 4। अब क्या आएगा आपका 3 आएगा। अब 3 में कितना है ये, एक यहाँ है 2, एक यहाँ है तो 3, तो 3 2 5, 3 के पावर 5, अब क्या जाएगा 5, तो 5 सिर्फ एक ही है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, 3 1 4, 5 के पावर में 4 इंटू 7 के पावर में 1, ठीक है। ये पावर अब वो है जो अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये अब 2 भी किसी से नहीं कटेगा, 3 भी किसी से नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा, ठीक है। अब ये तो हो गई। अब हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब भी आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए पूछे तो जितने भी पावर हों उन सब पावर को आपको क्या करनी है, ऐड करनी है। तो पावर क्या होगी आपकी 4 5 4 1, तो क्या है 5 4 9 10 4 14, तो आपको 14 आपका आंसर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कोई कन्फ्यूजन दूर हो तो अभी भी कमेंट बॉक्स में बताइए, तुरंत उसका रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। अब आपके यूपी टेट में क्वेश्चन कुछ आते हैं हस्त मिलाप से संबंधित। अब ये बताइए कि जब दो बंदे आपस में मिलेंगे तभी तो हाथ मिलाएंगे। अब अकेला बंदा अपने खुद से हाथ मिलाता नहीं। मान लीजिए कि अगर कोई मान लीजिए व्यक्तियों की संख्या कितनी है n, ठीक, व्यक्तियों की संख्या आपकी n है। अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। बस आपको याद ये करना है कि जब दो व्यक्ति मिलेंगे तब वो एक हस्त मिलाप करने वाले हैं। दो व्यक्तियों से मिलकर एक हस्त मिलाप होगा। तो जब व्यक्तियों की संख्या आपकी n है तो कुल हस्त मिलापों की संख्या क्या होती है, याद कीजिए NC2। यहाँ पे n क्या है, व्यक्तियों की संख्या, और 2 क्यों लिया गया है यहाँ पे, क्योंकि दो व्यक्ति मिलकर ही एक हाथ मिलाते हैं, ठीक है। इतना याद कीजिए, दो व्यक्ति मिलकर ही आप एक हाथ मिलाते हैं। देखिए अगर आप 12th में साइंस से होंगे तो अरे मैथ से, तो आपको NPR NCR आता होगा कि NPR की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n माइनस आर, और NCR की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे 2 क्या है आपका R है, NCR R का वैल्यू यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो NCR का फार्मूला होता है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस आर, ठीक। तो यहाँ क्या चाहिए, फैक्टोरियल आपका देखिए फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल n माइनस 2। अब फैक्टोरियल का क्या मतलब है, फैक्टोरियल का मतलब ये है कि अगर फैक्टोरियल 3 दिया है तो इसका मतलब होता है कि 3 को आप 1 तक एक्सप्रेस कीजिए, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 दूना 6 1 कम 6, तो फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 आता है, ठीक है। बस यही इसका कॉन्सेप्ट है। अगर व्यक्तियों की संख्या n है तो कुल हस्त मिलापों की संख्या NC2 होगा। अब जब इसको आप ओपन करेंगे तो फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल 2 का मतलब फैक्टोरियल 2 का मतलब आपका 2 ही होगा, और फैक्टोरियल n माइनस 2 का मतलब ये। अब इतना फार्मूला आप याद कर लीजिए, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आपको एक क्वेश्चन के जरिए हम आपको बताते हैं कि एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाता है। यदि कुल हैंडशेक 66 हुए हैं तो पार्टी में कितने व्यक्ति थे, ठीक है। अब बोला है कुल हैंडशेक कितने हुए हैं 66, कुल हैंडशेक आपके कितने हो गए 66 हुए हैं, और बोल रहा है कि पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाता है, यानी दो व्यक्ति मिलकर एक हाथ मिलाते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n, ठीक है, अपान फैक्टोरियल 2, ठीक है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल n का मान क्या होता है n माइनस 1, ठीक। तो 66 बराबर n माइनस 1, ठीक है, अपान फैक्टोरियल 2 का मान क्या होता है 2 इंटू 1 यानी 2 ही होता है, ठीक। तो आपका 2 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जब ये इधर मल्टीप्लाई करेगा ये 66 से, तो 132 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये n स्क्वायर माइनस n। इतना समझ में आएगा नहीं आया, ठीक। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 132 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद आपको आगे सॉल्व करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 12n माइनस प्लस 11n माइनस 132 बराबर 0। जब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n माइनस 12, ठीक है। अब यहाँ से प्लस आप 11 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा n माइनस 12, यहाँ 0। अब यहाँ से n माइनस 12 कॉमन लीजिए, क्या बचेगा n प्लस 11 इक्वल टू 0। तो n माइनस 12 n प्लस 11 बराबर 0 करेंगे आप तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी -11। अब -11 तो कोई इंसान होगा नहीं, तो अब n माइनस 12 के 0 करेंगे तो क्या जाएगा n इक्वल टू 12, आपका राइट आंसर 12 हो जाएगा।
कन्फ्यूजन अगर नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, कन्फ्यूजन आपका दूर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन होता है n अंकों वाली कुल संख्या। ठीक है, n अंकों वाली कुल संख्या। जैसे आपसे इस टाइप क्वेश्चन पूछते हैं कि 3 अंकों की कुल संख्या कितनी है, 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो इसका एक फार्मूला आता है। इसका एक फार्मूला आता है, आप लिख लीजिए कि n अंकों की कुल संख्या का फार्मूला क्या होता है। अब ये यूनिवर्सल है, 10 अंकों की कुल संख्या, 15 अंकों की कुल संख्या, n की वैल्यू अब वहाँ रख लीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो क्या होता है 9 इंटू 10⁻⁹ ये आपका फार्मूला होता है n अंकों की कुल संख्या का। जैसे आपको एक क्वेश्चन के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो सबसे पहले आप थोड़ा अपना कॉमन सेंस यूज कीजिए कि 3 अंकों की कुल संख्या चालू कहाँ से होंगी, कहाँ चालू होगी 100 से, फिर क्या जाएगा 101, फिर कहाँ जाएगा 102, ऐसे ऐसे कहाँ तक जाएगी 999, क्योंकि जब 1000 आ जाएगा तब क्या हो जाएगा वो 4 अंकों की संख्या। तो अब यहाँ पर आपको वहाँ पे हमने योग प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न जब हमने आपको कराया था तो वहाँ पे हमने बताया था कि जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो इसका क्या फार्मूला होता है, और हमने आपको ड्राइव भी करके बताया था। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है, देखिए n(n-1). ठीक, देखिए 999 माइनस 100 अपान 1 + 1, ये उसका फार्मूला होता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 899 + 1 बराबर 900, आपका आंसर आ जाएगा। अब हमने ये जब फार्मूला आपको दिया है तो इतना लंबा चौड़ा मेथड करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इसकी फर्स्ट मेथड हुई। ठीक है, जब इसके हम सेकेंड मेथड की बात करते हैं, सेकेंड मेथड की, तो क्या आपकी 9 इंटू 10⁻n-n। अब यहाँ पे आपको कितने अंकों की संख्या पूछा है, यहाँ पे आपको पूछा है 3 अंकों की संख्या। अरे ठीक है, तो 3 अंकों की संख्या में आपका क्या हो जाएगा, देखिए 9 इंटू 10⁻3-1। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो 9 इंटू 10⁻2। ठीक है, 10 धाम में 100, 100 में जब 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 900, ये आपका आंसर आ गया। तो यहीं पे आप शॉर्ट ट्रिक से मेथड से करिए, मैं आपको इस मेथड को प्रीफर करने के लिए नहीं बोलूँगा। ये मेथड तो हमने आपको लॉन्ग सॉल्यूशन के लिए बताया था, जब आप कॉन्सेप्ट भूल जाएं या फार्मूला भूल जाएं तब प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न जो होते हैं उस मेथड से आप शुरू करिए। ठीक है, अब मान लीजिए आपके एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, कि 5 अंकों की, ठीक है 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है। ठीक, 5 अंकों की कुल कितनी संख्या। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता था 9 इंटू 10⁻n-1। अब n क्या है आपका, यहाँ 5 अंकों की संख्या है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, आप जल्दी से सॉल्व करके बताइए। ठीक है, 9 इंटू 10⁻5-1, तो 9 इंटू 10⁴। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 धाम 100 धाम 1000 में 10,000, 10,000 का जब 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 90,000। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया, n अंकों की कुल संख्या ज्ञात करना। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है 9 इंटू 10⁻n-1। ये क्वेश्चन आपका यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो आप हमें जरूर बताइए। अब दूसरा टाइप क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। अब संख्याओं पर आधारित प्रश्न क्वेश्चन कराने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप लोगों से कई लोगों का कमेंट मार्क्स में मैसेज आता है कि सर आप मानते हैं माना इकाई का अंक x, दहाई का अंक y, तो आप 10y + x लिख देते हैं, या मानते हैं कि माना इकाई का अंक x, दहाई का अंक y और सैकड़ा का स्थान आप z लेते हैं, तो आप 100z लिखते हैं प्लस 10y लिखते हैं प्लस x लिखते हैं। ये इक्वेशन आती कहाँ से है। तो इक्वेशन बताने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि चीज़ें आती कैसे हैं। जैसे मान लीजिए अब 615 है। ठीक, अब 615 में इकाई का अंक क्या है 5, दहाई का अंक क्या है 1 और सैकड़ा का स्थान क्या है 6। जब इनके में स्थानीय मान की बात करते हैं तो 1 का स्थानीय मान क्या होता है 10, 6 का स्थानीय मान क्या होता है 600।
सैकड़ा में आपको किसकी मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए इकाई के अंक में 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, दहाई के अंक में 10 की मल्टीप्लाई हो रही है, सैकड़ा में 100 की मल्टीप्लाई हो रही है। यानी कि जब जो भी सैकड़े की वैल्यू होगी उसमें 100 की मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। इसलिए जब हम दहाई का अंक आपका x मानते हैं तो किसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम, 100 की मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या रहता है आपका 100x हो जाता है, यानी 100x हो जाता है आपका। अगर हम दहाई का अंक y मानते हैं तो किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 10 की, तब क्या होता है 10y। और हम अगर इकाई का अंक z मानते हैं तो इसमें 1 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये सिर्फ z हो जाता है। अब आपको समझ में आया कि नहीं आया कि जब हम इकाई का अंक x मानते हैं तो x क्यों लिखते हैं, दहाई का अंक y मानते हैं तो 10y क्यों लिखते हैं। तो ये इक्वेशन आपको आई होप समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, किसी दुई अंकी संख्याओं के अंकों का योग 9 है। जब मूल संख्या में से 27 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या मूल संख्या के बदले हुए अंक होते हैं, तो वह संख्या बताइए। तो दो संख्या है, तो अब माना संख्या इकाई का अंक क्या मान लीजिए, आप इकाई का अंक मान लीजिए x और दहाई का अंक मान लीजिए क्या, y, ठीक है। हमने ऊपर क्या बताया कि दहाई अगर y है तो किसकी मल्टीप्लाई होगी, 10 की, तो ठीक है। तब आपकी मूल संख्या क्या हो जाएगी, मूल संख्या हो जाएगी 10y प्लस x, ठीक है। मूल नंबर, मूल संख्या हो जाएगी 10y प्लस x, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब ये बोला कि इनकी संख्याओं का योग 9 है, इक्वेशन भी बोल रहा है, तब दूसरे ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब इनके संख्याओं का योग 9 है, यानी संख्या x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का योग आपका 9 है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब बोला है कि जब मूल संख्या में से 27 घटाया जाए, तो मूल संख्या क्या है आपका 10y प्लस एक्स, इसमें से क्या घटाया जा रहा है आपका, इसमें से आपका 27 घटाया जा रहा है। तो क्या हो जा रहा है आपका कि मूल संख्या के बदले हुए अंक प्राप्त होते हैं, यानी कि अब x की जगह पे y हो जाता है, y की जगह पे x हो जाता है, यानी 10x प्लस y हो जाता है। बस इक्वेशन बन गई, इसे आप सॉल्व करें आपका आंसर आ जाएगा। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 10y में से जब ये y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 9y, और जब यहाँ 10x प्लस एक्स में से माइनस 10x घटेगा तो -9y हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। जब ये निगेटिव इधर पॉजिटिव जाएगी। अब इसे जब सोल्व करेंगे आप तो क्या आ जाएगा y माइनस एक्स बराबर 3। ये कहाँ से आया, आप इसे 9 से डिवाइड कर दिए पूरे इक्वेशन को, ठीक है। y माइनस एक्स बराबर 3 हो गई। अब समीकरण जो ये है आपका 2y माइनस एक्स बराबर 3, इसे आप समीकरण 3 मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से y माइनस एक्स बराबर 3 आ गया है। जब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ेंगे आप, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 9, ठीक है, इसे जोड़ेंगे आप। और दूसरा समीकरण कौन सा जोड़ेंगे आप, ये बताइए, x माइनस वाई माइनस एक्स बराबर 3, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 9 और y माइनस एक्स बराबर 3। इसे क्यों लिया, क्योंकि हमें ये x कट करनी थी, ठीक है। तो वाई वाई क्या जाएगा आपका 2y इक्वल टू 9 3 12, तो y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6 आ गया। इतना समझ में आएगा नहीं। अब जब y इक्वल टू 6 आ गया तो x प्लस वाई में मान रख दीजिए, x प्लस वाई बराबर 9, तो y इक्वल टू 6, तो x बराबर 9 माइनस 6, x बराबर 3, x बराबर 3 और y बराबर 6। ये आपकी वैल्यू आ गई। लेकिन आपसे पूछा है ये संख्या, पूछा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब y और x की मान इस 10y प्लस एक्स में रखेंगे, तो 10y प्लस एक्स में रखेंगे तो क्या जाएगा 10 इंटू 6 प्लस 3, तो 10 छेंगे 60 3 63। ये आपका आंसर आ गया। कुछ नहीं, सिर्फ समीकरणों का खेल है। अगर आप अभी हमने जब इक्वेशन का सॉल्व क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें आपको समीकरण अच्छे से बताएंगे, ठीक है। अब ये दूसरा क्वेश्चन, दो अंकों की संख्या का दहाई का अंक कितना इकाई के अंक से 2 अधिक है। यदि अंकों को पलट दिया जाए, यदि अंकों को पलट दिया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या एवं मूल संख्या का योगफल 28 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। हम आपको इक्वेशन बना के देंगे और इक्वेशन को आप हमें सॉल्व करके इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम मान लेते हैं इसका इकाई का अंक, यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या मान लेते हैं हम x, ठीक है। और दहाई का अंक क्या मानते हैं हम y मानते हैं, ठीक है। नहीं, दहाई का अंक हम कुछ नहीं मानते हैं, दहाई का अंक वही मानते हैं, क्या कहते हैं
अभी कुछ नहीं बनता क्योंकि यहाँ इस क्वेश्चन में दहाई आपको बोला ही नहीं गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि दहाई का अंक जो है इकाई के अंक से 2 अधिक है। ठीक है, दहाई का अंक आपका इकाई का अंक क्या है, एक्स, एक्स से वे 2 अधिक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन ही बोला है कि 2 अंकों की बनी संख्या इकाई का दहाई का अंक इकाई का अंक से 2 अधिक है। तो इकाई का अंक हमने एक्स मान लिया और दहाई का अंक x+2। अब हमने क्या बताया था आपको कि अगर दहाई में किसकी मल्टीप्लिकेशन होती है, 10 की। ठीक है, दहाई में किसकी मल्टीप्लिकेशन होती है, 10 की। तो मूल नंबर यानी मूल संख्या क्या होती है, तो x+1 2 आपका x+2 दहाई का अंक है और इसमें किसकी मल्टीप्लिकेशन होगी, 10 की। और इकाई के अंक में किसकी मल्टीप्लिकेशन होती है, 1 की। अब आपकी ये संख्या क्या बनेगी, 10x + 20 + x, ये क्या बन जाएगी, 11x + 20। ये आपकी मूल संख्या मेन नंबर बन गई। यदि अब अंकों को पलट दिया जाए, यानी अब अंकों को ये पलटने की बात कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार बनी संख्या और मूल संख्या का योगफल 28 है। यानी कि एक तो मूल संख्या ये है, अब अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या हो जाएगी, तो x × 10 न्यू नंबर, न्यू नंबर पलटने पर। तो x आपका दहाई का अंक हो जाएगा, दहाई में 10 की मल्टीप्लिकेशन होती है और इकाई का अंक में किसकी मल्टीप्लिकेशन होती है, 1 की। तो आपका इकाई का अंक क्या होगा, x+2 ही हो गया। ठीक है, ये इकाई की जगह पे दहाई आ गया, दहाई की जगह पे इकाई आ गया। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, 10x + 1 क्या जाएगा आपका, 11x। ठीक है, 11x प्लस कितना हो जाएगा आपका, 2। इतना समझ में आया कि नहीं? ये मूल नंबर है, ये पलटने पर संख्या बनी है। अब इन दोनों का योग बोला है ये 28 है, यानी 11x प्लस क्या है, 20, इसका योग प्लस नई संख्या 11x + 2, इनका योग क्या है, 88 है। तो अब आपसे बोला है संख्या, आप इसे सॉल्व कीजिए, आप हमें बताइए कि इसका आंसर कितना आ रहा है। वीडियो को रोकिए 2 मिनट, आप खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट से देखिए। जब आप इनकी सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, 22x + 22 = 88। कैसे आया, 11x यहाँ 11x यहाँ 22x, 20 2 22। ठीक है, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 22x = 88 में से 22 जाएगा, कितना आएगा, 66। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 66/22 = 3। ठीक है, इतना समझ आया नहीं आया? ठीक है, अब x क्या है आपका, इकाई का अंक माने है। ठीक, x आपने माना है इकाई का अंक और उसकी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, x वैल्यू है 3। तो आपकी मूल संख्या क्या है, 11x + 20। तो यहाँ पे x मानिए 11 × 3 + 20, तो क्या जाएगा, 11 × 33, 33 20 53। आंसर समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए। अब आपसे अगला क्वेश्चन बनता है कि 23 के पावर 19, 19 के पावर 19, 23 के पावर 23, 19 के पावर 23 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसका हमने आपको क्वेश्चन खूब अच्छे से कराया है। और किस वाले सीरीज में क्या है, ये आपकी दूसरी क्लास होगी या तीसरी क्लास होगी, उसमें हमने बताया था कि अगर a के पावर n और b की पावर n में विषम संख्या है तो उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। तो आप समझ लीजिए इतना कि अगर a के पावर n, यहाँ पे ये समझ लीजिए, अगर दूसरी क्लास आप देखेंगे तो वहाँ पर डिटेल में आपसे बात की गई है। ठीक है, और क्यों होगी वहां पर वो भी बताया गया है। ठीक है, a की पावर n अगर प्लस b की पावर n में n अगर विषम है, n अगर ऑड नंबर है यानी विषम संख्या है, तो इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, क्या होता है, a + b। ठीक है, अब इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, 19, 23 + 19, 23 + 19। ठीक है, 23 घाते 19 और 19 घाते 19 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, 23 + 19, 23 + 19 किसका, ये फर्स्ट वाले का क्या जगह इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 42। और ये सेकंड वाला कितना आएगा, इसका भी कितना आ जाएगा, 23 + 19 यानी 42। तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 42 और 42 का, 42 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 42 और इसके सभी गुणनखंड। तो एक तो खुद 42 हो जाएगा
और दूसरा क्या हो जाएगा, 1 से भी कटेगा ये 42 हो गया, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा, ठीक है, और 21 से भी कटेगा और 42 से खुद कटेगा ही। तो ठीक है, ये इसका आपका राइट आंसर होगा 42, 1 2 3 6 7 21। ठीक है, अब इसका यही राइट आंसर है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी है। मुझे लगता है आपका नंबर सिस्टम का चैप्टर सब कुछ अब खत्म हो गया है। आपको जितनी भी नॉलेज देनी थी नंबर सिस्टम हमने दे दिया। इसके ऊपर आपसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पूछेगा नहीं। और कल आएगी हमारी ये क्लास फुल कॉन्सेप्ट वाली, वहाँ पर सिर्फ आपको न्यूमेरिकल कराया जाएगा, वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट नहीं दिया जाएगा, सिर्फ न्यूमेरिकल कराया जाएगा। आप अपनी स्पीड को वहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों भी शेयर करें ताकि उनको भी इंफॉर्मेटिव वीडियो ऐसी ही मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।